हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। 2014 से 2023 तक मतलब 10 इयर्स का प्रीवियस ईयर डब्ल्यूबीसीएस में प्रीलिम में जितना भी क्वेश्चंस आया है उसको हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो फ्यूचर में एग्ज़ाम देगा, क्योंकि इसी क्वेश्चंस 10 इयर्स का अगर आपने कवर कर लिया तो डायरेक्टली में भी ये क्वेश्चंस डायरेक्टली उतना नहीं आएगा, बट अगर आपने इसको कवर कर लिया तो शायद हो सकता है कि जितना भी क्वेश्चंस आए वो इससे रिलेटेड हो। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली इस क्वेश्चंस आ सकता है, तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है और अदर्स कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये कंसेप्ट वाइज बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये एक सीरीज़ है, हर दिन एक 1 ईयर्स का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये अगर ये सीरीज़ जो इकोनॉमिक्स का हम बना रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट ईयर जो 5 ईयर प्लान है ये 5 ईयर रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर कब? ये 1951 में हुआ था। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल बेस्ड था। ठीक है, जो इसको रिकमेंडेशंस किया है। ठीक है, तो बेसिकली हैरोल्ड वो रशियन का था, तो उसका ही बेस पर ये बना था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द 1 रुपीज़ करेंसी नोट ऑफ इंडिया आर इशूड बाई, देखिए 1 रुपीज़ करेंसी नोट जो है वो इशू करता है एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अदर्स जो करेंसी है मतलब 1 रुपीज़ को छोड़ के जितना भी करेंसी इशू होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई रूल्स नहीं है, तो ये ऑप्शन ए। ठीक, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द फील्डमैन मोहलनोबिस मॉडल के वाइज किया था। तो ये कब हुआ था हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन? ये हुआ था सेकेंड 5 ईयर प्लान के थ्रू। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हैरोल्ड डोमर मॉडल बेस्ड, और ये सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड है जो मोहलनोबिस मॉडल है, जिसने जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशंस किया था। ठीक है, हाँ, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया डील्स विथ, जो एग्जिम बैंक है वो किसको डील करता है, किससे रिलेटेड है ये होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए होता है। एग्जिम बैंक मतलब 1982 में भी देख लीजिए एक बार, तो ये एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया को डील करता है। ठीक है, मार्जिनल वर्कर और पीपल्स विथ, मार्जिनल वर्कर किसको बोलते हैं? देखिए, मार्जिनल वर्कर जो होता है जो 183 मतलब लगभग 6 मंथ, ठीक है, अगर 6 मंथ लेस देन 6 मंथ किसी वर्कर को कम मिल रहा है तो वो इसको मार्जिनल वर्कर बोलते हैं हम। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा 183 से ज़्यादा तो इसको हम बोलते हैं अगर मोर देन 183 डेज है तो इसको हम मेन वर्कर बोलते हैं। ठीक है, जिन वर्कर को 183 डेज से नीचे कम मिल रहा है तो उसको हम मार्जिनल वर्कर बोलते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ वर्कर। ठीक है, कौन सा सेक्टर में है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर उसको 183 डेज से नीचे काम मिल रहा है तो उसको हम मार्जिनल वर्कर बोलते हैं। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशंस 1962-60 के आसपास हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशंस किसको बोलते हैं?
ग्रीन रेवोल्यूशंस ये राइस इन वेस्ट बंगाल, कॉटन इन महाराष्ट्र, व्हीट इन पंजाब एंड हरियाणा। डेफिनेटली ये गम था, गेहूँ था, ये व्हीट एंड पंजाब हरियाणा में हुआ था। ठीक है, ये पंजाब हरियाणा में ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। If withdrawal of a worker from employment does not create any output loss, this situation is known as, मान लीजिए एक ज़मीन है, एक ज़मीन है जिसमें अगर हम 5 एम्प्लॉई 5 वर्कर अगर एम्प्लॉय किया जाए तो ये सफिशिएंट है। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर अगर 5 एम्प्लॉय को एम्प्लॉय किया जाए तो मतलब 1000 प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, मतलब पर वर्कर 2000 मिल रहा है, 200 मिल रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है 200 करके। अगर इसमें और ज़्यादा मतलब 10 एम्प्लॉय को एम्प्लॉय किया जाए तो इसका जो इनकम है वो घट जाएगा, मतलब 100 के आसपास होगा। तो अगर if withdrawal of a worker from employment does not create any output loss, अगर जो 5 काम कर रहा था अगर इसको 10 कर दिया तो अगर 10 से रिड्यूस करके 5 कर दिया जाए तो इसका आउटपुट सेम रहेगा। मतलब ये ज़मीन में 5 एम्प्लॉय था तो एम्प्लॉय जब 5 था तो प्रोडक्शन लेवल जितना था अगर इसको 10-15 किया जाए, बढ़ा जाए, इंक्रीज करता जाए तो इसको प्रोडक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन लेवल सेम रहेगा। तो ये सिचुएशंस को हम बोलते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब एक जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फिर एग्रीकल्चरल लैंड हो, जो कोई भी हो, अगर उसमें कुछ एम्प्लॉय को घटा जाए तो उसमें प्रोडक्शन लेवल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज कैरेक्टरिस्टिक बाई, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, मेजर पार्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो इंडिया है उसमें जो मैक्सिमम प्लॉट है ज़मीन का वो स्मॉल साइज़ का होता है। ठीक है, ये स्मॉल साइज़ का एक्चुअल में ये क्वेश्चंस में यही बोल रहा है कि स्मॉल साइज फार्म, लेकिन ये नहीं है। इस क्वेश्चंस का मतलब है कि जो फार्मर है वो उसका जो टोटल ज़मीन है वो स्मॉल अमाउंट में है, मतलब 1 एकड़ के आसपास, 1 एकड़ टू 2 एकड़, ये होता है जो स्मॉल साइज फार्म होल्डर। तो इसी ने 85% का ज़मीन इन लोगों ने कैप्चर किया है। ठीक है, मतलब इन लोगों के पोसेशन में है 85% इंडियन का ज़मीन स्मॉल फार्मर के अंडर में है, जो कि 1 एकड़ टू 2 एकड़ के अंडर में आता है। ठीक, टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज़ इंक्लूड, देखिए प्राइमरी सेक्टर एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो प्रोडक्शन लेवल से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन लेवल से मतलब नहीं है, जो नेचुरल रिसोर्स से जुड़े हुए हैं, मतलब एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, फिशिंग हो गया, ये सब चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो प्रोडक्शन जहाँ पर प्रोडक्शंस किया जाता है, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होता है, कुछ गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। टर्शियरी सेक्टर मतलब जो इन दोनों को फैसिलिटेट करता है, मतलब इन दोनों को ये प्रोडक्ट नेचुरल रिसोर्स को और जो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर है उसको हेल्प करता है, ये होता है टर्शियरी सेक्टर। मतलब मान लीजिए अगर एक कुछ प्रोडक्शंस हो रहा है यहाँ पर, ये मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रोडक्शन हो रहा है, अगर यहाँ तक जाने के लिए बहुत एक बढ़िया रोड बना दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवेज,
ठीक है, स्कूलिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, कॉलेज हो गया, तो जितना भी हेल्पिंग से सर्विस है उसको हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो इसको हम टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज़, ये तो कॉटेज इंडस्ट्री तो नहीं होगा, कॉटेज इंडस्ट्री डायरेक्ट प्रोडक्शन होता है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर हो सकता है। माइनिंग एक्टिविटी ये भी सेकेंडरी सेक्टर, फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर हो गया। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सेकेंडरी सेक्टर में आता है, तो इसका राइट आंसर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, मतलब रोड, रेलवेज, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें हो गया, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आता है, जो एक्चुअली सर्विस सेक्टर होता है। प्लान फाइनेंस क्रिएट इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई इफ देयर इज, देखिए प्लान फाइनेंस का मतलब पता है, मतलब क्या होता है कि मतलब प्लानिंग करके एक फाइनेंशियल सिचुएशंस को इम्प्रूव करना, इसी को हम बोलते हैं, जो मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी के अंडर में होता है एक्चुअल। तो ये जो फाइनेंस होता है, ये मनी सप्लाई, देखिए मनी सप्लाई जो होता है इस डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कमर्शियल बैंक के द्वारा ही होता है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई का काम क्या होता है, ये मनी को इशू करता है, लेकिन उसको टोटल कंट्री में उसको एक्चुअल में सप्लाई को रेज करना, जिसको मनी क्रिएशन भी बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, तो क्रेडिट को क्रिएट करना ये काम होता है कमर्शियल बैंक का। कैसे कैसे ये कर पाते हैं क्रेडिट क्रिएशन, अगर अपने बैंक ने किसी को लोन दिया 5 लाख, 5 लाख, ठीक है, ये जो 5 लाख किसी को लोन दिया, वो क्या करेगा, इसको कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगाएगा, तो यहाँ से उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट मतलब मान लीजिए 1 लाख प्रॉफिट हुआ, तो ये 1 लाख वो डिपॉजिट करेगा फिर से बैंक से, बैंक उस 1 लाख को फिर से किसी को लोन देगा, मतलब मनी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मनी सप्लाई को बढ़ाता है ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक के द्वारा होता है। तो ये मनी क्रिएट का, मनी जो सप्लाई का काम ये कमर्शियल बैंक के द्वारा ही होता है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज, रिजर्व बैंक डायरेक्ट बैंक क्या बोलता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मतलब किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ जाएगा, अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है, इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता रहता है। तो अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो जो रिज़र्व बैंक है वो कमर्शियल बैंक को, सीआरआर को इंक्रीज़ करता है। अगर सीआरआर को इंक्रीज़ किया जाए तो जो कमर्शियल बैंक है लाइक एसबीआई, वो क्या करता है, उसको एक परसेंटेज जो डिसाइड करता है आरबीआई के द्वारा, जो रेपो टूल्स के द्वारा, जो मॉनेटरी टूल्स के द्वारा डिसाइड होता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल द टूल्स इन डिटेल्स इन माई प्रीवियस वीडियोस, यू कैन वॉच इट नाउ। तो ये कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व रखना पड़ता है किसके पास, आरबीआई के पास, जिसको हम बोलते हैं सीआरआर। तो एक सीआरआर एक परसेंटेज ऑफ देयर टोटल पोर्टफोलियो दे हैव टू केप्ट इट इन आरबीआई, तो ये होता है सीआरआर। अगर कमर्शियल बैंक को कुछ परसेंटेज जो एक्चुअली में उसका डिपॉजिट्स और एफडी के जरिए आता है, अगर उसको एक पोर्शन उसको रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो उसका जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी वो घट जाएगा, मतलब मनी को जो सप्लाई बढ़ाता है, लोगों को लोन देता है, तो घट जाएगा, इससे उसके पास अमाउंट घट जाएगा। अगर अमाउंट घट जाएगा तो लोन बहुत ही महंगा हो जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड, दिस इज़ हाउ एसबीआई और एनी कमर्शियल बैंक कंट्रोल इन्फ्लेशन, दिस इज़ हाउ आरबीआई एक्चुअली कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये सब चीज़ें जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है उसके थ्रू ये सब किया जाता है। पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट इंडिया
एंटर इनटू फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको डिसाइड कर, उसको हम लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इंक्रीज इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, ये फॉल्स होगा क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं था उस टाइम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लिबरलाइजेशंस के द्वारा इसको बढ़ावा गया था, मतलब इसको टोटली ओपन लिबरलाइज्ड किया था। सो दिस इज व्हाई इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। बाकी सब ओपन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट टू द वर्ल्ड ट्रेड, ये तो एकदम परफेक्ट है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड जो डोमेस्टिक एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उस सबको ओपन लिबरलाइजेशन किया गया था, ठीक है। तो दिस इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूज ब्लैक मनी क्रिएट। अगर ब्लैक मनी लोगों के पास, ब्लैक मनी मतलब अगर आपके पास 5 लाख रुपीज़ एक बिजनेस के थ्रू या फिर किसी जरिया से आपके पास आया, अगर आपने इसको टैक्स नहीं दिया, मतलब 1.5 लाख के आसपास ये टैक्स होना चाहिए। अगर आपने ये 1.5 लाख टैक्स नहीं दिया तो आपके वो जो 3.5 लाख आपके पास होता, अगर आपने टैक्स दिया होता तो अभी आपके पास 5 लाख रुपीज़ रहेगा। तो ये 1.5 लाख रुपीज़ आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये होता है ब्लैक मनी, ठीक है। तो ये टोटली 5 लाख जो पैसा है इसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर ओन पर्पस। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो घट जाएगा। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू घट जाएगा तो वो इसको, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आता है वो क्या करता है, बहुत सारे प्लान होता है, उस प्लान में बहुत सारे जो गवर्नमेंट प्लान होता है, पॉलिसी होता है ना, उसमें तो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो गवर्नमेंट का इनकम है रिजर्व रेवेन्यू के थ्रू, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिससे गरीब को बांटा जाता है बहुत सारे पॉलिसी के थ्रू। तो इसका अमाउंट घट जाएगा अगर ब्लैक मनी हो जाएगा। ब्लैक मनी अगर हो जाएगा तब तो टैक्स कम कलेक्शन होगा ना, टोटल रेवेन्यू जीडीपी तो कम हो जाएगा। अगर जीडीपी घट जाएगा तब तो डिस्ट्रीब्यूट भी कम करना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई ये इनइक्वलिटीज़ बढ़ जाएगा। तो ये रीजन्स हैं जिससे इनइक्वलिटी ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। Land reforms largely benefited the economic conditions of 1978 Operations Borgo। Operations Borgo, बर्गाकर जो बोलते हैं, बर्गादार जो लोगों का ज़मीन को फार्मिंग करता है, ठीक है, मतलब उसका खुद का ज़मीन नहीं है, वो दूसरे ज़मीन पर वो कल्टीवेट करता है। तो ये 1978 में वेस्ट बंगाल में एक रिफॉर्म्स लाया था, लैंड रिफॉर्म, जिसके थ्रू ये जो बर्गादार जमींदार है जो लोगों का ज़मीन को ये करता है, लोगों की ज़मीन पर फार्मिंग करता है, तो उसके लिए ये रिफॉर्म था। उनका जो लाइबिलिटी है, मतलब 50% उनको एक्चुअली मिलता था, तो उसको बढ़ाया गया। उसका जो लीगल हक है ज़मीन पर वो भी थोड़ा सा, पहले क्या होता था 1978 से पहले कभी भी वक्त उसको निकला जाता था ज़मीन से, तो ये भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन स्टॉप कर दिया, मतलब इजीली आप उसको ज़मीन से नहीं निकल पाओगे। तो इस टाइप का रूल्स लाया था। तो ये स्पेसिफिकली बर्गादार जमींदार के लिए था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टेड एलडीसी इंक्लूडिंग इंडिया टू, देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एलडीसी मतलब जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो उसको हम एलडीसी बोलते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्ट दिया था एलडीसी, मतलब लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो जितना भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश इंक्लूडिंग इंडिया, तो उसको
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि लिबरलाइजेशन एंड कोऑपरेशन इन फॉरेन ट्रेड सेक्टर, इसको बढ़ावा दीजिए तो जिससे आपका इकोनॉमी के लिए बेनिफिट होगा। तो ऑप्शन सी ये। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नीड्स। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो 1991 में, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है मेरे पिछले वीडियो में, जो रिफॉर्म लाया था, इकोनॉमी बहुत क्राइसिस में था तो उस टाइम एक रिफॉर्म लाया था। तो उस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नीड्स, क्या नीड्स नहीं था, फॉल्स स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। फॉल इन गवर्नमेंट बजट डिफिसिट्स, ऑप्शन ये नहीं है, गवर्नमेंट बजट डिफिसिट्स को फॉल नहीं किया, फॉल नहीं होने से फॉल नहीं होगा। इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बोला था, नहीं, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, ये ठीक है। रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इसको भी किया गया था, इन्फ्लेशन प्रेशर को। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट को किए, डिफिसिट था, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ना, जो 1991 का क्राइसिस था वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो ये ऑलरेडी डिफिसिट है, तो अगर उसको और इंक्रीज किया जाए तो अब तो इकोनॉमी डिप्रेशन में चला जाएगा ना। तो दिस इज व्हाई इट इज करेक्ट आंसर, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। न्यू एग्री स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजी क्रिएटेड स्पेशल बेनिफिट फॉर बिग कैपिटलिस्ट फार्मर, ये बिग कैपिटलिस्ट फार्मर के लिए हुआ था। जो एग्री स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजी था क्रिएटेड स्पेशल बेनिफिट फॉर 1991 से पहले, 1991 से ये पहले क्या होता था, ये इकोनॉमी टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल था, ठीक है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल था टोटली, बहुत सारी चीज़ों पर डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल था। तो ये जो अगर जो नया एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी आया वो बिग कैपिटलिस्ट फार्मर के लिए लाया था, क्योंकि सॉरी ये क्वेश्चन रिलेटेड है, 1990 बोल दिया मैंने, ये एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड मतलब क्या होता है, जो 1960 के आसपास हुआ था, ये फाइनेंशियल सेक्टर का रिलेटेड नहीं है। ये 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशंस था, ग्रीन रेवोल्यूशंस हुआ था ना, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशंस की तरह 1960 टू 62 में भी इस टाइम हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशंस। तो ये जो न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजी, एग्रीकल्चर सेक्टर में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ था, तो इसमें बिग कैपिटलिस्ट फार्मर का बेनिफिट हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि ये हाइब्रिड सीड्स जो है वो एक्चुअल में जो पोर फार्मर्स है वो इसको हायर नहीं कर सकता, वो इसको खरीद नहीं सकता, उसके पास पैसा नहीं है, ज़मीन भी बहुत नहीं है, और जो एक्स्ट्रा जो बहुत फर्टिलाइज़र यूज़ होता है वो जो स्मॉल फार्मर्स है वो इसको परचेस नहीं कर सकता, तो इसलिए ये बिग कैपिटलिस्ट फार्मर के लिए था। एपिक्स बैंक फॉर सप्लाइंग एग्रीकल्चर क्रेडिट टू, एपिक्स बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर क्रेडिट में, एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट में ये नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड ये एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है, जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर है वो डायरेक्टली जो फार्मर्स है उसको देता है। तो ये इसका जो आई थिंक हेडक्वार्टर्स मुंबई है महाराष्ट्र है मुंबई। तो ये 1982 12 जुलाई में ये हुआ था, ठीक है, नाबार्ड स्थापित किया गया था, ये रिकमेंडेशंस था सी ब्राह्मण कमेटी के द्वारा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी नीड, 1991 जो फाइनेंशियल रिफॉर्म किया गया था कंट्री का,
उस टाइम उससे पहले, इससे 1991 से पहले गवर्नमेंट कंट्रोल था टोटल इकोनॉमी पर। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्री है पीएसयू, वो तो डायरेक्टली गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता था। बट 1991 रिफॉर्म्स के बाद थोड़ा सा लिबरलाइजेशन किया गया, मतलब पार्शियली किया था, डायरेक्टली अभी तक टोटली हैंडओवर नहीं किया है पब्लिक सेक्टर। जो पीएसयू है जो प्राइवेट को नहीं दिया प्रॉपरली, प्राइवेटाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ अभी तक। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पहले गवर्नमेंट कंट्रोल किया करता था। तो जब गवर्नमेंट कंट्रोल करता था तो किसी भी सेक्टर को, प्रायोरिटी सेक्टर हो या ना हो, किसी भी सेक्टर को लोन देना पड़ता था बैंक को, चाहे वो लोन रिपेमेंट करे या ना करे बैंक को, फिर भी पॉलिटिकल प्रेशर था, बैंक को लोन देना पड़ता था पहले। तो इसको कट डाउन किया गया था कब, 1991 के बाद, कि प्राइवेट सेक्टर को जो इजी लोन देते हो उसको थोड़ा सा घटाइए, ठीक है, क्योंकि वो रिपेमेंट नहीं कर रहा है तो इसको इजी लोन मत दीजिए। तो ये कट डाउन किया गया था, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज कलेक्टेड एंड रिसीव्ड बाय, रेवेन्यू जो एग्रीकल्चर इनकम से हम लोगों को रेवेन्यू मिलता है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेट का अंडर में आता है। मतलब एग्रीकल्चर से जितना भी टैक्स निकला जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होगा। ऑप्शन सी। ए मेजर पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू इन इंडिया कम्स फ्रॉम, देखिए मेजर पार्ट ऑफ जो टैक्स रेवेन्यू है वो आता है डायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स था अभी एबोलिश किया गया है, तो ये सब चीज़ें, कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल गेन टैक्स जो कैपिटल के ऊपर होता है, तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट टैक्स के अंडर होता है। ये 55 to 60% के आसपास जो टोटल जीडीपी हमारा है, टोटल जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसका अप्रोक्सीमेटली 60% डायरेक्ट टैक्स से आता है, और बाकी जो होता है 40 to 45% ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स से। तो ए मेजर पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स। टर्म लोन, अच्छा टर्म लोन मतलब क्या होता है, जो 3 to 10 ईयर के लिए एक्चुअल में होता है, लॉन्ग टर्म्स के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है, इसको हम बोलते हैं टर्म लोन। तो टर्म लोन फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज मेनली प्रोवाइडेड बाय, जो इंडस्ट्री सेक्टर को प्रोवाइड करता है, ऐसा लोन जो ओनली इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही प्रोवाइड किया जाता है, उस इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो इसको होता है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट बैंक जो आईडीबीआई हो गया, एसआईडीबीआई हो गया, आईएफसीआई हो गया, एक्सिम बैंक हो गया जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इम्प्रूव करता है, नाबार्ड हो गया रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब जो बैंक है जो डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है। दिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इम्प्लाइज, देखिए डिसॉल्विंग द पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू जो गवर्नमेंट कंट्रोल है, जैसे अभी तक बीएसएनएल जो टेलीकॉम प्रोवाइडर है, तो वो अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो ये होता है पीएसआई, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो अभी तक डिसॉल्व टोटली नहीं हुआ। डिसइन्वेस्ट का मतलब होता है कि पीएसयू अगर 100% कंट्रोल करता है किसी भी सेक्टर को, तो इसका थोड़ा सा पार्ट, मतलब 60 to 40 to 60% ये प्राइवेट सेक्टर को
अगर दे दिया तो इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसका इक्विटीज जो PSU का इक्विटी है वो ओपन कैपिटल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब सेलिंग द इक्विटी ऑफ PSU टू द ओपन कैपिटल मार्केट। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, इसका 60% के आसपास अभी जो शेयर है वो पब्लिक सेक्टर के पास है। BSNL जो सर्विस टेलीकॉम ऑपरेटर है वो टोटली 100% अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। एटीट्यूड ऑफ प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी टूवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज, जो प्रेजेंटली इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए है वो है इंक्रीज इन शेयर ऑफ FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, ये होता है प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये पॉलिसी में अभी के लिए ये पॉलिसी है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए FDI को बहुत रेस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आई थिंक आप लोगों को ये सीरीज़ जो बना रहा है ये डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। किसी भी एग्ज़ाम में आएगा इस क्वेश्चंस, इट इज़ नॉट ओनली फॉर WBCS, कोई भी एग्ज़ाम स्टेट का ये सब इम्पोर्टेंट है, आएगा। ये कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा है इसमें, और जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बना रहा तो उसको देखिएगा। कंटेंट ठीक ठाक से बनाया है, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आप चाहे तो उसका PDF भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर चैनल को अच्छा लगा, अगर वीडियो को, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। थैंक यू।